हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज अपना मानव जनन का टॉपिक चल रहा था। उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने देख लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने मानव जनन में होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। अब देखो अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखो मानव जनन में अपन ने पढ़ा कि युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन होता है मतलब युग्मकों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। और युग्मकों का निर्माण बेटा जी कब होता है? जब देखो लड़कों में तो 14 से 16 वर्ष की आयु में, और लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की आयु में किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। लड़कों में 14 से 16 वर्ष, लड़कियों में 12 से 14 वर्ष। ठीक है। अब ये क्यों प्रारंभ हो जाता है? क्योंकि इधर देखो नर के अंदर तो प्राथमिक जनन अंग है ना, प्राथमिक जनन अंग है, वो वर्षण है, टेस्टिस है। और इस टेस्टिस के द्वारा, वर्षण के द्वारा नर हार्मोन टेस्टेस्टेरोन का स्राव होना प्रारंभ हो जाता है। नर हार्मोन है, याद रखना, नर हार्मोन, वर्षण के द्वारा नर हार्मोन टेस्टेस्टेरोन का स्राव होना प्रारंभ हो जाता है। और लड़कों में जब टेस्टेस्टेरोन हार्मोन का स्राव हो जाता है तो लड़कों के अंदर कौन कौन से सामान्य लक्षण आते हैं? एक बार मैं ये लड़कियों वाले को मिटा देता हूं। लड़कों के अंदर एक तो बेटा जी दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाती है। दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाती है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होते ही आवाज मोटी होने लगती है। आवाज मोटी होने लगती है। ठीक है। साथ में जननांगों पर रोम विकसित होने लगते हैं। साथ में लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण हो जाता है। लैंगिक अंग हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं। ये लड़कों के अंदर परिवर्तन होने लगते हैं। और जब लड़कों के अंदर ये परिवर्तन होने लगे तो अपने को समझना चाहिए कि लड़का अब किशोरावस्था में आ गया है। कब? जब टेस्टोस्टेरोन का स्राव हो जाता है, 14 से 16 वर्ष की आयु है और उसमें ये परिवर्तन हो जाते हैं, लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। और लैंगिक अंगों का विकास ही हो गया है, इसका मतलब उसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। ठीक है बेटा जी। चलो अब लड़कियों की बात करें अपन, तो लड़कियों के अंदर किशोरावस्था का जो प्रारंभ है वो होता है 14 से 16 वर्ष की आयु में। लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारंभ है वो होता है 14 से 12 से 14 वर्ष की आयु में किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। और प्राथमिक जनन अंग लड़कियों में है, प्राथमिक जनन अंग है वो लड़कियों में होता है। मादाओं में क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या है? अंडाशय है। और अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन का स्राव किया जाता है। कौन सा हार्मोन? मादा हार्मोन। और मादा हार्मोन लड़कियों में बोले तो कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव जैसे ही लड़कियों के अंदर होता है तो उनके अंदर देखो कौन कौन से लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं। एक तो स्तन ग्रंथियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। एक आवाज पतली होने लगती है। लड़कों की मोटी होती है, यहाँ आवाज क्या होने लगती है? पतली होने लगती है। ठीक है। और गुप्तांगों पर रोम विकसित होने लगते हैं। गुप्तांगों पर रोम विकसित होने लगते हैं। और जनन अंग है, लैंगिक अंग है, लैंगिक अंग है वो परिपूर्ण होने लगते हैं, वो उनका परिपक्वन होने लगता है। लड़कियों के अंदर ये परिवर्तन होते हैं कब? जब लड़की किशोरावस्था में आ जाती है। और कब होता है ये? अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होने पर यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और अगली बात कि लड़कियों के अंदर रज चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमसी पीरियड है, या इसी को अपन
आत्रवत चक्र कह दें या इसी को अपन मासिक धर्म कह दें, मासिक धर्म की प्रक्रिया है वो प्रारंभ लड़कियों में हो जाती है। कब? जब किशोरावस्था में लड़की आ गई है, अंडाशय ने एस्ट्रोजन हार्मोन, मादा हार्मोन का स्राव कर दिया है, तो ये परिवर्तन तो होते ही होते हैं, साथ में ऋतुस्राव का प्रारंभ हो जाता है, रज चक्र प्रारंभ हो जाता है, आत्रवत चक्र या मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको एमसी पीरियड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो लड़कियों के अंदर रज चक्र की जब प्रक्रिया होती है तो याद रखना कि जब क्रिया प्रारंभ हुई है तो प्रथम बार आए ऋतुस्राव को, प्रथम बार आए जो ऋतुस्राव है, प्रथम बार आए ऋतुस्राव को बेटा जी रजो दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजो दर्शन कहा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था आने पर रज चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और प्रथम बार जब ऋतुस्राव आता है तो उसे क्या कहा जाता है? रजो दर्शन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना नर में तो शुक्र जनन, शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है ना वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, मरता है व्यक्ति तब तक नर में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है, लड़कियों में ऐसा नहीं है। मादा के अंदर ये प्रक्रिया है, रज चक्र की प्रक्रिया है, ये लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाती है, 45 से 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाती है। और अंतिम बार जो ऋतुस्राव आता है, अंतिम बार आए ऋतुस्राव को, अंतिम बार जब ऋतुस्राव आता है, ऋतुस्राव को, अंतिम बार आए ऋतुस्राव को बेटा रजोनिवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजो निवृत्ति कहा जाता है। अंतिम बार आए ऋतुस्राव को क्या कहा जाता है? रजो निवृत्ति। और प्रथम बार आए ऋतुस्राव को क्या कहा जाता है? रजो दर्शन। तो याद रखना, देखो रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक का जो काल है, स्त्रियों के अंदर रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक का, मतलब प्रथम बार आए ऋतुस्राव से अंतिम बार आए ऋतुस्राव तक का जो मध्य का जो काल है, इसी काल को स्त्रियों में क्या कहा जाता है? जनन काल कहा जाता है। समझ गए? ये बात थी नर में और मादा में किशोरावस्था आने पर युग्मकों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, स्त्रियों में जब अंडाणु का निर्माण होता है तो ऋतुस्राव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये प्रक्रिया 28 दिन की होती है। प्रत्येक 28 दिन के अंदर स्त्रियों के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और जब लड़कियां शादीशुदा नहीं है तो वो बना अंडाणु है वो शरीर से बाहर त्यागा जाता है, अनिषेचित अंडाणु शरीर से बाहर निकाला जाता है। जब अनिषेचित अंडाणु शरीर से बाहर आता है तो उसके साथ कुछ श्लेष्मा, कुछ रक्त का स्राव होता है, उसी को ऋतुस्राव कहा जाता है। ये प्रक्रिया प्रत्येक 28वें दिन होती रहती है। इसका मतलब क्या है कि स्त्रियों के अंदर प्रत्येक 28वें दिन अंडाणु का निर्माण होता है, प्रत्येक 28वें दिन अंडाणु का निर्माण होता है। याद रखना, स्त्रियों के अंदर 2 अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ये इनमें अंडाणु का निर्माण है वो एकांतर क्रम में चलता रहता है। एकांतर क्रम का मतलब एक महीने अंडाणु का निर्माण इस अंडाशय से होगा, इस अंडाशय से होगा, तो दूसरे महीने में अंडाणु का निर्माण है वो इस अंडाशय से होगा, ये रेस्ट करेगा, फिर उससे अगले महीने में ये करेगा, ये रेस्ट करेगा। इस प्रकार से प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। प्रत्येक 28 दिन में एक अंडाणु का निर्माण होता रहता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर मादा जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक मादा जर्म कोशिका द्वारा एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। एक मादा जर्म कोशिका द्वारा एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। और नर के अंदर ये महीने का कोई सिस्टम नहीं है। नर के अंदर ये प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहती है। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। प्रत्येक 72 घंटे में शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। और नर के अंदर एक नर जर्म सेल है, एक क्या है? नर जर्म सेल है। किसमें है? वर्षण के अंदर एक नर जर्म कोशिका है। एक नर जर्म कोशिका द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कितने का? 4 शुक्राणु बनते हैं। उधर मादा में एक मादा जर्म कोशिका द्वारा कितने अंडाणु बनते हैं? एक बनता है। और नर में एक नर जर्म कोशिका द्वारा कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 शुक्राणु बनते हैं।
ठीक है, चलो ये अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण बताया मैंने। इसके बाद देखो अपन पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं नर जनन तंत्र। ठीक है, नर के शरीर में पाए जाने वाले जनन अंगों को सम्मिलित रूप से नर जनन तंत्र में शामिल किया गया है। इसके अंदर कौन कौन से भागों को शामिल किया गया है? तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, तो प्राथमिक जनन अंग नर में क्या होता है? वर्षण या टेस्टिस। ठीक है, दूसरी बात करें अपन सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग, तो सहायक जनन अंग बेटा देखो अधिवर्षण। ठीक है, एपिडिडाइमिस, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय और शिश्न, बोले तो पेनिस। ये नर के अंदर सहायक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग हैं। और कुछ नर में सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। सहायक ग्रंथियों में एक तो बेटा जी प्रोस्टेट ग्रंथि है और एक काउपर्स ग्रंथि। ये नर में दो सहायक ग्रंथियां पाई जाती। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग वर्षण। प्राथमिक जनन अंग वर्षण की बात करते हैं, उसके बाद इनको अपन थोड़ा थोड़ा सबको ही देखते हैं। देखो आज जो वर्षण का जिक्र कर रहे हैं वो अपन थोड़ा सा करेंगे, 10th लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि 10th में इतना पूरा वर्षण का टेस्टिस का वर्णन नहीं है। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें टेस्टिस और अंडाशय इन दोनों का केवल अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि प्राथमिक जनन अंग है वो टेस्टिस है। प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस क्यों है? सबसे पहली बात तो मनुष्य में नर में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो आकार है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे और 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले होते हैं। ठीक है, वर्षण उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। वर्षण कोश में पाए जाते हैं। वर्षण उदर गुहा में नहीं रहते हैं, वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वर्षण कोश का तापमान है वो उदर गुहा की तुलना में, पेट की अपनी जो गुहा है उदर गुहा की तुलना में इनका वर्षण कोश का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और उदर गुहा का क्या होता है? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। और शुक्राणुओं को परिपक्वन के लिए, शुक्राणु हैं उनको परिपक्व होने के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता उदर गुहा की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है। ठीक है, तो वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उदर गुहा का तापमान वर्षण कोश की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है और अधिक तापमान में शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं होगा, इसलिए शुक्राणु उदर गुहा, इसलिए वर्षण है वो उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों पाए जाते हैं वर्षण उदर गुहा से बाहर? कम तापक्रम के कारण। ठीक है, चलो एक बात बताऊं मैं आपको, कई बच्चों के ना वर्षण है वो उदर गुहा में ही रह जाते हैं। कहां रह जाते हैं? उदर गुहा के अंदर ही रह जाते हैं। बच्चा जब मां के गर्भ में है तो 7 महीने तक तो है ना, 7 महीने तक तो वर्षण उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। उदर गुहा के अंदर रहते हैं और उदर गुहा से ना एक मीजोकीरियम झिल्ली होती है। मीजोकीरियम झिल्ली के द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। समझ रहे हो ना? जब
बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो ये झिल्ली टूटती है और वृषण उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर वृषण उदर गुहा के अंदर ही रह जाते हैं, वृषण कोश में नहीं आ पाते। तो ऐसे बच्चों के अंदर कभी भी शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं होगा, शुक्राणुओं का निर्माण ही समझिए अपन, शुक्राणु गतिशील नहीं होंगे, शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो बच्चा था जिसके वृषण कोश में नहीं आए थे, उदर गुहा में रह गए हैं, वो कभी भी बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है। इस स्थिति को बेटा जी एजोस्पर्मिया कहा जाता है, एजोस्पर्मिया या क्रिप्टो की डिज्मता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन व्यक्तियों के वृषण उदर गुहा में ही रह जाते हैं, ऐसे बच्चे कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसे नर कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति को एजोस्पर्मिया या क्रिप्टो की डिज्मता कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो ये बात होगी। एक और बात देखो, हाथी, डॉल्फिन, व्हेल, इनके वृषण हमेशा उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। हाथी, डॉल्फिन, व्हेल, इनके वृषण हैं वो हमेशा उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का परिपक्वन भी आसानी से हो जाता है, क्यों कि इनको कम तापक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनके जो वृषण है वो हमेशा उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। एक और याद रखना, गिलहरी, बिल्ली, खरगोश, चूहा, इनके वृषण उदर गुहा के अंदर रहते हैं, इनके वृषण उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जब ये मैथुन क्रिया करते हैं, जब ये मैथुन क्रिया करते हैं तो मैथुन क्रिया करने के दौरान इनके वृषण हैं वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में आ जाते हैं। कौन से हैं? गिलहरी, बिल्ली, खरगोश और चूहा। परमानेंट अंदर किसके रहते हैं? हाथी, डॉल्फिन और व्हेल के रहते हैं। ठीक है, चलो याद रखना बात को। ये बात कर ली अपन ने छोटी सी वृषण के बारे में। तो वृषण प्राथमिक जनन अंग है नर के अंदर। क्यों है? क्योंकि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे अधिवृषण। ठीक है, ये देखो दोनों वृषण हैं, दोनों वृषणों से ये शुक्रवाहिनियां निकलती हैं और शुक्रवाहिनियां दोनों वृषणों के बीच में ऐसे एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है, ऐसे एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है। ओके, ये जो संरचना बनती है बीच में गुथी हुई संरचना, इसको बेटा जी अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण या एपीडी डाइनिस कहा जाता है। इस गुथी हुई संरचना को क्या कहा जाता है? अधिवृषण या एपीडी डाइनिस। वृषणों के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, ये वृषण थे और वृषणों के अंदर से शुक्राणु अब इस अधिवृषण की नलिकाओं में आ गए। ठीक है, अधिवृषण का मुख्य कार्य है कि ये जो शुक्राणु है ना, ये कुछ देर के लिए यहां रुकते हैं। अधिवृषण का मुख्य कार्य क्या है कि अधिवृषण में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह रहता है, अस्थायी संग्रह रहता है। इतना याद रखना आपको कि अधिवृषण में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह रहता है और दोनों वृषणों के मध्य ये नलिकाओं से गुथी हुई संरचना क्या कहलाती है? अधिवृषण कहलाती है। इसके 3 भाग होते हैं, केपिट अधिवृषण, काडा अधिवृषण और कार्पस अधिवृषण। उनकी चर्चा ये नाम है तो ये याद रखनी है आपको, केपिट, काडा और कार्पस। क्या नाम है? केपिट अधिवृषण, काडा अधिवृषण बीच में और तीसरा है अपना कार्पस अधिवृषण। ठीक है, ये तीनों केवल नाम याद रखने हैं। ठीक है बेटा जी, चलो
तो अधिवर्षण का मुख्य कार्य क्या है, एपिडिडाइमिस का मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह रखना। कुछ देर के लिए शुक्राणु यहाँ ठहरते हैं। चलो ये बात हो गई अधिवर्षण की। इसके बाद है शुक्रवाहिनियां। इसके बाद क्या है, शुक्रवाहिनियां। तो दोनों नलिकाएं जो अधिवर्षण से निकल के आई हैं, इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये दोनों, शुक्रवाहिनी है। और इनका एक ही कार्य है कि शुक्राणुओं को आगे तक लेके जाना। आगे क्या है, ये शुक्राशय, ये क्या बना है, शुक्राशय बना। ठीक है, यहां से शुक्राणु आएंगे और इस शुक्राशय के अंदर एकत्रित हो जाएंगे। समझ गए। तो शुक्रवाहिनियों का एक ही कार्य है कि शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन शुक्राशय। तो शुक्राशय बेटा जी एक थैलीनुमा संरचना होती है। शुक्राशय के अंदर शुक्राणु पड़े रहते हैं, शुक्राणु एकत्रित रहते हैं। शुक्राशय के अंदर क्या रहते हैं, शुक्राणु एकत्रित रहते हैं, परमानेंटली बने रहते हैं। हमेशा शुक्राणु बनते रहते हैं और शुक्राशय के अंदर एकत्रित होते रहते हैं। तो शुक्राशय का मुख्य तो कार्य क्या है, शुक्राणुओं का संग्रह करना। शुक्राणुओं का संग्रह करने का कार्य कौन करता है, शुक्राशय करता है। अच्छा, शुक्राशय के द्वारा एक क्षारीय तरल द्रव्य का स्राव किया जाता है। ठीक है, शुक्राशय के द्वारा एक क्षारीय तरल चिकना लसलसा द्रव्य का स्राव किया जाता है। और ये जो द्रव्य है ना, श्वेत रंग का द्रव्य है। कैसा द्रव्य है, श्वेत रंग के चिकने क्षारीय द्रव्य का स्राव किया जाता है। ये जो द्रव्य है, ये बेटा जी वीर्य का ना 30 से 40% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है, 30 से 40% भाग वीर्य का किसके द्वारा, शुक्राशय के द्वारा बनाया जाता है। शुक्राशय द्वारा एक इस पदार्थ का स्राव किया जाता है जो श्वेत रंग का है, चिकना है। ये वीर्य का 30 से 40% भाग बनाता है और साथ ही साथ शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य भी करता है। इसके अंदर फ्रुक्टोज है ना, अनेक सारे एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिस, ये बहुत सारे पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इससे शुक्राणुओं को पोषण मिलता रहता है और 30 से 40% भाग ये वीर्य का बनाता है। ठीक है, तो शुक्राशय का मुख्य कार्य क्या, शुक्राणुओं का संग्रह रखना, एक तरल क्षारीय चिकने श्वेत रंग के द्रव्य का स्राव करना जो वीर्य का 30 से 40% भाग बनाता है, पोषण देता है शुक्राणुओं को, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से फ्रुक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिस है, ये पदार्थ पाए जाते हैं। चलो ये अपना हो गया शुक्राशय। इसके बाद बेटा जी शिश्न है, शिश्न, पेनिस। ठीक है, तो शिश्न का मुख्य कार्य क्या है, मैथुन क्रिया करना। और शिश्न के द्वारा ही मादा की योनि में शुक्राणुओं को पहुंचाया जाता है। शिश्न एक उभयधर्मी मार्ग है, नर में शिश्न एक उभयधर्मी मार्ग है। क्यों है उभयधर्मी मार्ग, क्योंकि इससे मूत्र उत्सर्जन और शुक्राणुओं का बाहर निकलना दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस कारण शिश्न को क्या कहा जाता है, एक उभयधर्मी मार्ग कहा जाता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई शिश्न की। इसके बाद देखो बच्चा अपना क्या, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों की यदि बात करें अपन तो एक तो क्या पाई जाती है बेटा जी, प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक क्या पाई जाती है, काउपर्स ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, वो शिश्न मार्ग के दोनों ओर एक एक जोड़ी पाई जाती है। शिश्न मार्ग के दोनों ओर एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि है वो, ये शिश्न मार्ग है और इसके दोनों दिशाओं में ऐसे पाई जाती है, चने के आकार की होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा भी एक तरल क्षारीय तरल द्रव्य का, तरल क्षारीय श्वेत द्रव्य का स्राव किया जाता है। और ये द्रव्य है ना, ये भी वीर्य का
50 से 60% भाग बनाता है। इस द्रव्य के द्वारा भी वीर्य का निर्माण होता है। ये भी वीर्य का क्या है, 50 से 60% भाग बनाता है। और ये जो द्रव्य है ना, ये शुक्राणुओं को पोषण भी देता है और शुक्राणुओं को गतिशीलता भी देता है। शुक्राणुओं को पोषण देता है और शुक्राणुओं को गतिशीलता देने का कार्य कौन करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित तरल है, श्वेत रंग के पदार्थ। ठीक है, दोनों काम करता है, पोषण देता है, गति देता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आने लगती है। वैसे वैसे ये मूत्र मार्ग है, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आने लगती है। तो सूजन आने से प्रोस्टेट ग्रंथि में इतनी सूजन आ गई है कि उसने मूत्र मार्ग को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो बूढ़े व्यक्तियों में मूत्र उत्सर्जन करने में कठिनाई होने लगती है। देखो बुढ़िया कई बार क्या करेगी, मेरे चिस चल लगी है ना, मूत्र में चिस चलने का मतलब मूत्र मार्ग में दर्द होता है, पेन होने लगता है। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आपके प्रोस्टेट में क्या आ गई है, सूजन आ गई है, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ गई है ना। अब यदि डॉक्टर पूछता है कि आपको और बच्चे चाहिए क्या, तो वृद्ध व्यक्ति यदि मना करता है कि और नहीं चाहिए, तो डॉक्टर कहता है कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि को ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यदि प्रोस्टेट ग्रंथि को बाहर निकाल दिया तो उसका इलाज तो हो गया, मूत्र मार्ग में कठिनाई तो नहीं आएगी मूत्र उत्सर्जन में, लेकिन उसके बाद उसमें शुक्राणुओं को पोषण नहीं मिलेगा, शुक्राणु गतिशील नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ है ये इसका निर्माण नहीं होगा। इसका निर्माण नहीं होगा तो इसके कभी भी फिर शुक्राणुओं का परिपक्व नहीं हो पाएगा, शुक्राणु गतिशील नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति फिर कभी भी बाप नहीं बन सकते हैं। कभी जब प्रोस्टेट ग्रंथि को बाहर निकाल दिया जाता है तब। चलो ये बात होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। एक छोटी सी ग्रंथि और पाई जाती है मूत्र मार्ग के समीप, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि भी एक चिकने पारदर्शी द्रव्य का स्राव करती है, चिकने पारदर्शी द्रव्य का स्राव करती है। और ये जो पदार्थ है ये क्या करता है, ये जब भी मैथुन क्रिया की जाती है, मैथुन क्रिया के समय ये जो चिकना पारदर्शी पदार्थ है ये शिश्न को चिकना बनाने का कार्य करता है। शिश्न को चिकना बनाने का कार्य कौन करता है, काउपर्स ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ। काउपर्स ग्रंथि का एक और भी नाम है बेटा जी, याद रखना, बल्बो यूरिथ्रल। इसी को बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर्स ग्रंथि कहा जाता है। इसके द्वारा एक चिकने पारदर्शी द्रव्य का स्राव किया जाता है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये बातें हैं अपने नर जनन तंत्र की, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आने की संभावना है इनमें से छोटे क्वेश्चन। कल अपन ने पढ़ा था जनन की प्रक्रियाएं, आज अपन ने पढ़ा है नर जनन तंत्र। अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे इसका पार्ट 3 और उसमें अपन माता जनन तंत्र की बातें करेंगे और शिशु का गर्भ में विकास किस प्रकार से होता है, कौन से महीने में कौन से अंगों का विकास होता है, और उसके बाद अपन वर्षण, टेस्टिस और ओवरी, अंडाशय दोनों के अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो मात्र इतना ही। धन्यवाद बेटा।